यानी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन का क्रमिक सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा आपका इग्नू स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको BCS 011 के ब्लॉक 2 यूनिट 1 को समझाऊंगा और इनके टॉपिक्स को बेसिक से एडवांस लेवल तक बताऊंगा, जिससे आप इनके सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ पाएँ। इस यूनिट का नाम सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन है और इसके आप टॉपिक्स देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और यह मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में विद PDF नोट्स के साथ में आपको बताऊंगा, जिससे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो सकें और आप इस यूनिट के बारे में अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। ब्लॉक 2 यूनिट 1 सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन यानी सॉफ्टवेयर का विकास। सबसे पहले इस लेसन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि हमको इस लेसन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें हमें इंट्रोडक्शन इसका देखना है, उसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, उसके बाद में है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में पढ़ना है। फिर सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन यानी सॉफ्टवेयर के विकास के बारे में पढ़ना है कि उसका कैसे विकास हुआ। ये 4 दृष्टिकोण में विभाजित किया गया है। सबसे पहला इसका दृष्टिकोण है एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, यानी सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर के अनुसार देखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ है। फिर एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैराडाइग्म, यानी उसके बाद फिर डिज़ाइन के आधार पर देखेंगे। फिर उसके बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आधार पर कि पहले कौन सी लैंग्वेज थी और उसके बाद में अब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और उसके बाद में सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग यानी इसका मालिक कौन होता है इसके बारे में देखेंगे। और इन चारों के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी बाद में पढ़ेंगे। इन सब के बाद में है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर कैसे कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और पर्सनल सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में इस पूरे यूनिट का सारांश पढ़ेंगे कि हमने इस पूरे यूनिट में क्या क्या पढ़ा। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हम क्रेन का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ लोड्स को उठाने के लिए, मतलब इसका यूज़ लिमिटेड है, सिर्फ ये लोड्स ही उठा सकती है। लेकिन एक कंप्यूटर बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, कैलकुलेशन करना और प्रेजेंटेशंस देना, मूवी टिकट्स को बुक करना, मूवीज़ चलाना, म्यूजिक और गेम्स को प्ले करना और इससे भी ज़्यादा कई कार्य कर सकता है। व्हाट मेक्स कंप्यूटर द वर्सेटाइल मशीन्स दैट दे आर, इसका मतलब है ऐसा क्या है जो कंप्यूटर को एक ज़रूरी मशीन बनाती है। इसका उत्तर है सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को हमारे इच्छित और आवश्यक कार्य को करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर अलग अलग एरिया में हमारे विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम बनाते हैं और हम इसके आगे के यूनिट जो हैं उनमें और भी इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब इस यूनिट को पढ़ने के उद्देश्य पढ़ लेते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप डिफाइन व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इनको जान पाएंगे। डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, विभिन्न दृष्टिकोण से सॉफ्टवेयर के विकास के बारे में जान पाएंगे। एंड डिफरेंट बिटवीन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के प्रकारों में विभिन्नता को आप जान पाएंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस काम में आता है। अब सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कंप्यूटर में 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो आपको पता है। पहला पार्ट जो हार्डवेयर होता है वो विजिबल कंपोनेंट्स होते हैं, उनको आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ETC। और ये सारे भौतिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रिंटर का काम होता है प्रिंट करना, जो हमें एक कागज पर कुछ लेख या चित्र बना करके देता है। और दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। द सेकेंड पार्ट इज अ सेट ऑफ सिंपल एंड स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन का क्रमिक सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या और कैसे करना है। दिस ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन डिफाइंड ऑर्डर एंड टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन के इन संगठित सेट को, जो एक डिफाइंड ऑर्डर में लिखे होते हैं, इनको एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाया जाता है और इन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। अतः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं, और कौन सा काम कैसे करना है, ये भी सब सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को बताते हैं। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर सर्किट्स और प्लास्टिक और मेटल के टुकड़ों का कलेक्शन ही बस होता है, मतलब वह कंप्यूटिंग कार्यों में किसी काम का नहीं रहता है। ये कंप्यूटर सिस्टम है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है और ये हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है जिस पर हार्डवेयर कार्य करता है और इन सॉफ्टवेयर्स को कोडिंग के जरिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनाता है और उनका मेंटेनेंस हमेशा करता रहता है।
इंस्ट्रक्शन तो आप जानती ही हैं कि 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में लिखा जाता है, जिससे प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोडिंग करता है और वह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर्स को इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। प्रोग्रामर इंग्लिश में प्रोग्राम को कोड करता है, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, जो प्रोग्रामर के समझने के लिए आसान होती है, और ये प्रोग्राम उसके बाद में मशीन कोड में ट्रांसलेट हो जाते हैं, जो अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा होता है। और इन्हीं ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो डिजायर्ड गोल को प्राप्त करने के लिए होते हैं, यानी इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में तो जान गए, अब सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन यानी सॉफ्टवेयर के विकास के चरणों के बारे में अब जानते हैं। इस चित्र में आपको सॉफ्टवेयर के विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों को दिखाया गया है। सॉफ्टवेयर के विकास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के दृष्टिकोण से, जिसमें सबसे पहले मेन फ्रेम था, उसके बाद में फाइल सर्वर आर्किटेक्चर, उसके बाद में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद में इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर आया। वैसे ही दूसरा दृष्टिकोण सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैराडाइग्म का है, यानी ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का है। सबसे पहले इसमें सॉफ्टवेयर का नॉन स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन था, उसके बाद में स्ट्रक्चर्ड इन मॉड्यूलर, फिर ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर कंपोनेंट बेस्ड, उसके बाद में सर्विस ओरिएंटेड। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एस्पेक्ट में यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दृष्टिकोण से सबसे पहले प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। उनके कोड्स का प्रोसेस 1 by 1 होता था, यानी एक एक लाइन का प्रोसेस होता था। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आई, जिसका प्रोसेस एक ही बार में हो जाता है। और इनके बारे में और एक्स्ट्रा जानेंगे इस यूनिट में। पहले ये पूरा चित्र देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, फिर एक एक करके सबको पढ़ते हैं। लास्ट यानी चौथा दृष्टिकोण लाइसेंसिंग का है, यानी जो सॉफ्टवेयर बने हैं उनका मालिक कौन होता है और वो सॉफ्टवेयर कौन कौन यूज़ कर सकता है, कैसे यूज़ कर सकता है और उसके लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आप ये 4 टॉपिक्स देख रहे हैं इसमें, ट्रेडिशनल, ट्रांजैक्शन बेस्ड, और उसके बाद में रेंटल, और उसके बाद में टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। इन सब के बारे में आगे यूनिट में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका मेन जो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में इन सबको 1 by 1 बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। अगर इनमें से कोई एक भी कम है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अगर हार्डवेयर्स ही नहीं है तो सॉफ्टवेयर्स का क्या काम, और अगर सॉफ्टवेयर्स नहीं है तो हार्डवेयर्स लोहे और प्लास्टिक के टुकड़े के जैसे ही बस हैं। इसलिए कंप्यूटर हिस्ट्री के सबसे पहले शुरुआती दौर में सॉफ्टवेयर का विकास हार्डवेयर के विकास पर निर्भर था। जितने ही अच्छे हार्डवेयर होंगे उतना ही अच्छा उनमें सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। As hardware become faster, cheaper and with better capacity of storage, software become more complex and sophisticated. जितना ही हार्डवेयर फास्टर, चीपर और अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी के होते गए उतना ही सॉफ्टवेयर भी जटिल होते गए, यानी सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट भी और अच्छा होता गया। सॉफ्टवेयर्स के कुछ उदाहरण जैसे विंडोज 7, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऐसे ही आप जितने भी कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य उपकरण में भी देखते हैं तो वो सारे जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन के सेट से प्रोग्राम बनता है और प्रोग्राम्स के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इट्स डिजाइन, पैराडाइग्म, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स यूजेस, कॉस्टिंग एंड लाइसेंसिंग हैव ऑल चेंजेस इवॉल्व ओवर द ईयर्स। मतलब ये सारे गुण इनमें इम्प्रूव होते गए और चेंज होते गए। जैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इम्प्रूव हुआ और सॉफ्टवेयर का डिजाइन इम्प्रूव हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नई नई आई और उसका यूज भी बढ़ा, कॉस्टिंग यानी सॉफ्टवेयर का मूल्य भी कम हुआ और लाइसेंसिंग भी सरल हो गई। और अभी आपने देखा है कि हमने आपको एक चित्र के जरिए उसका दृष्टिकोण दिखाया कि कौन कौन से दृष्टिकोण से उसको विभाजित किया जा सकता है सॉफ्टवेयर के विकास को। तो इन सब में सबसे पहले सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के दृष्टिकोण से जो विकास है उसके बारे में अब पढ़ते हैं। इसके बाद में जो 3 हैं उनको भी पढ़ेंगे। Evolution of software architecture. The software architecture has always moved in unison with the hardware advancement. मैंने आपको पहले ही बताया कि हार्डवेयर जितने ही एडवांस होंगे उतने ही अच्छे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया जा सकता है, और यही इसमें भी है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर भी हार्डवेयर के एडवांसमेंट के साथ इम्प्रूव होता गया है। तो अब इस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में जो सबसे पहला टॉपिक है मेन फ्रेम आर्किटेक्चर, इसको पढ़ते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब होता है संरचना। इसका मतलब है हम मेन फ्रेम की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। टिल अ फ्यू डिकेड्स बैक, कुछ दशकों पहले सारे गणना कार्य एक सेंट्रल मेन फ्रेम सर्वर के द्वारा होते थे और सेंट्रल होस्ट यानी मेन फ्रेम में मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट हो जाते थे। मेन फ्रेम के सेंट्रल सर्वर से कई सारी यूजर्स कनेक्ट होते हैं जिन्हें अनइंटेलिजेंट टर्मिनल्स कहते हैं। यूज़र यानी टर्मिनल्स इंफॉर्मेशन को मेन फ्रेम मशीन यानी सेंट्रल होस्ट को देते हैं। फिर क्लाइंट इंटरफेस में सर्वर से आउटपुट के रूप में टेक्स्ट हमें दिखाई पड़ता है और ये सारी प्रोसेसिंग सेंट्रल होस्ट में ही होती है।
यानी जितना भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को रखना है वो सेंट्रल होस्ट में ही रहेगा। कुछ दशकों पहले के समय में लार्ज साइज की एप्लीकेशंस डेवलप हुई थी जो बिजनेस टास्क को कर सकती थी। बिजनेस टास्क जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, जनरल लेजर, क्रेडिट अकाउंट मैनेजमेंट and payroll that were repetitive and could be run as batch jobs were automated। और ये सारे ऑटोमेटिकली होते हैं। मेन फ्रेम के जरिए बिजनेस के जितने भी टास्क हैं वो ऑटोमेटिकली बैच जॉब्स की तरह होते हैं। मेन फ्रेम में बिजनेस टास्क ऑटोमेटिक और रिपीटेटिव यानी बार बार होते रहते हैं। यानी एक बैच का सारा बिजनेस का कार्य हो चुका, फिर दूसरी बैच यानी कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन है उसका कार्य होगा। बैच यानी समूह, यानी अगर मान ले 10 यूज़र को 5-5 रुपये पे करने हैं तो ये बिजनेस टास्क है, तो ये मेन फ्रेम उनको 5-5 रुपये ऑटोमेटिकली पे कर देगा। फिर नेक्स्ट 10 यूज़र या 11 यूज़र या 20 यूज़र कितने भी हो उनको फिर पे करेगा। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता है, यानी इसमें सारा काम टेक्स्ट के जरिए होता है और कोई भी अलग से चित्र नहीं होता है। जैसे विंडोज़ 7 होता है तो उसमें बहुत सारे चित्र होते हैं और विंडोज़ खुल के आती हैं, तो वो सारा चीज़ इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट होते हैं और टेक्स्ट के जरिए ही टर्मिनल्स में कोडिंग करके ही सारा काम किया जाता है। और ये भौतिक रूप से डिस्पर्स साइट के डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकती हैं। आप इस चित्र के जरिए मेन फ्रेम आर्किटेक्चर के बारे में समझ सकते हैं, जिसमें 3 यूज़र टर्मिनल्स दिखाए गए हैं और एक सेंट्रल होस्ट यानी एक मेन मशीन दिखाई गई है। यूज़र टर्मिनल मतलब इन टर्मिनल्स को आप मेन फ्रेम मशीन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। जितने ही टर्मिनल्स होंगे उतने ही लोग मेन फ्रेम मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, जो एक सेंट्रल होस्ट होता है। यानी ये एक मशीन होती है जिससे सारे टर्मिनल्स जुड़े होते हैं और इसमें एप्लीकेशन होती है और डेटाबेस भी होता है। यानी सारा प्रोसेसिंग का कार्य एक सेंट्रलाइज सर्वर में होता है। सर्वर यानी मशीन। यूजर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है और प्रोसेस इस सेंट्रलाइज सर्वर में ही होता है। फिर इन्फॉर्मेशन उस यूजर को यहीं से दिखाई जाती है। फिर इन्फॉर्मेशन इसी सेंट्रलाइज सर्वर से उस यूजर के टर्मिनल में भेजी जाती है। अब पढ़ते हैं फाइल शेयरिंग आर्किटेक्चर के बारे में। द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर पीसी एंड लैन ट्रांसफॉर्म डम टर्मिनल्स इनटू स्मार्ट क्लाइंट्स। इस आर्किटेक्चर के बाद से माइक्रोप्रोसेसर पीसी और लैन का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें डम टर्मिनल्स यानी जहां पर कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकते थे, सिर्फ वहां पर डेटा को देखने का कार्य हो सकता था, अब उन्हें स्मार्ट क्लाइंट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। द क्लाइंट वर्कस्टेशंस और डेस्कटॉप्स विद देयर इनहेंस्ड कैपेबिलिटीज वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूजर इंटरफेस एंड एग्जीक्यूटिंग फॉर द एप्लीकेशन लॉजिक। वर्कस्टेशंस और डेस्कटॉप की बढ़ी हुई क्षमता के कारण डम टर्मिनल्स जो होते थे उनमें तो कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकता था, लेकिन वर्कस्टेशंस और डेस्कटॉप में जो एप्लीकेशन लॉजिक्स के एग्जीक्यूशन की क्षमता थी उसके कारण अब मशीन में यूजर इंटरफेस अब बहुत अच्छा हो चुका था। इन दिस आर्किटेक्चर रिसोर्सेज कुड बी एडेड एज एंड व्हेन नेसेसरी और डिजायर्ड। इस आर्किटेक्चर में जब भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी और जब भी आवश्यकता हुई तब रिसोर्सेज ऐड किए गए, जिससे इसने लो कॉस्ट एंट्री पॉइंट, इसलिए इस आर्किटेक्चर में कम लागत में फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट हो सका। इसमें एप्लीकेशन लॉजिक वर्कस्टेशन में ही होता था, यानी जो क्लाइंट का इंटरफेस होता था वहीं पर, और सेंट्रलाइज्ड फाइल सर्वर फाइल्स को स्टोर करने के लिए काम आता था, जो उनके ज़रूरत पड़ने पर डेटाबेस को देता था और फाइल्स को अपने शेयर्ड रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर से प्रिंट करके देता था। वैसे तो इस क्षेत्र के बारे में पूरा बता दिया, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस आर्किटेक्चर के बारे में, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। इसमें आप देख सकते हैं 3 वर्क स्टेशंस दिखाए गए हैं। वर्क स्टेशंस पावरफुल मशीन्स होती हैं। जैसे आप सीपीयू तो जानते ही हैं, वैसे ही ये मशीनें होती हैं, लेकिन ये सीपीयू से कई गुना अधिक क्षमता वाली होती हैं। ये सारी सेंट्रलाइज्ड फाइल सर्वर से कनेक्टेड हैं और सेंट्रलाइज्ड फाइल सर्वर अपने डेटाबेस रिसोर्सेज को इनके साथ शेयर करता है और प्रिंटर को भी शेयर करता है। ये फाइल शेयरिंग आर्किटेक्चर है। वर्क स्टेशन यानी क्लाइंट्स और दूसरा पार्ट इसका सर्वर है। जैसे वर्क स्टेशन 1 से किसी यूजर ने किसी फाइल को एक्सेस करना चाहा, वर्क स्टेशन से उन इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन अब सेंट्रलाइज्ड फाइल सर्वर से उस डेटाबेस फाइल रिसोर्स को मांगेंगे। सेंट्रलाइज्ड फाइल सर्वर उसको अपने डेटाबेस रिसोर्सेज में से निकाल करके उसे वर्क स्टेशन 1 को दे देगा और वो फाइल उस यूजर को दिखाई पड़ेगी। अब पढ़ते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। अब पर्सनल कंप्यूटर की कैपेसिटी और पावर इंप्रूव हो चुकी थी और अब प्रोसेसिंग की डिमांड्स बढ़ती जा रही थी बिटवीन होस्ट सर्वर एंड क्लाइंट वर्कस्टेशंस। जो क्लाइंट वर्कस्टेशंस अब बढ़ते ही जा रहे थे। दिस नीड फॉर ग्रेटर कंप्यूटिंग कंट्रोल एंड मोर कंप्यूटिंग वैल्यू लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। इसी से क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। इसमें टास्क और वर्कलोड्स बांट दिए गए। कुछ कार्य को सर्वर करता है
और कुछ कारक को क्लाइंट्स, सर्वर प्रोग्राम्स जो रिसोर्सेस और सर्विस के प्रोवाइडर्स हैं, और दूसरा क्लाइंट प्रोग्राम्स जो रिसोर्सेस और सर्विस के रिक्वेस्टर हैं, यानी क्लाइंट्स को सर्वर से वो सर्विसेज चाहिए। क्लाइंट सर्वर सिस्टम 2 टीयर्ड हो सकता है, 3 टीयर्ड हो सकता है और n टीयर्ड हो सकता है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं 2 टीयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में। दिस अप्रोच बेसिकली इंट्रोड्यूस अ डेटाबेस सर्वर टू रिप्लेस द फाइल सर्वर। इसमें डेटाबेस सर्वर को इंट्रोड्यूस किया गया और फाइल सर्वर का रिप्लेसमेंट हुआ, और इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड क्लाइंट एप्लीकेशंस आई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी चित्रों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से दर्शाया हुआ एप्लीकेशन। द क्लाइंट्स क्वेरी डेटाबेस ओवर द नेटवर्क एंड ओनली द रिलेवेंट डेटा इज सप्लाइड टू द क्लाइंट। द नेटवर्क ट्रैफिक इज ग्रेटली रिड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू द फाइल सर्वर सिस्टम। इसका मतलब है इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट्स को जिस डेटा की ज़रूरत होती है सिर्फ वही डेटा उनको मिलता है, ना कि उनकी पूरी फाइल जिसमें और भी अधिक डेटा होता है। इससे नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूस्ड हुआ। द एप्लीकेशन और बिजनेस लॉजिक इन क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन में रिजाइड ऑन द सर्वर फैट सर्वर थिन क्लाइंट और ऑन द क्लाइंट फैट क्लाइंट थिन सर्वर। यानी एप्लीकेशन सर्वर में भी हो सकती है और क्लाइंट में भी हो सकती है। अगर सर्वर में है तो उसे फैट सर्वर बोलेंगे और थिन क्लाइंट बोलेंगे। अब आप इतना खुद से ही पढ़ सकते हैं कि हमें 3 टायर्ड आर्किटेक्चर की क्यों आवश्यकता पड़ी, जिससे 3 टायर्ड आर्किटेक्चर आया। इस चित्र को देख लेते हैं। इसमें 2 टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को अच्छे से दर्शाया हुआ है, और इसमें नीचे लिखा भी है प्लीज नोट एप्लीकेशन लॉजिक में बी ऑन द क्लाइंट और ऑन द सर्वर, यानी किसी में भी हो सकता है। सर्वर में भी एप्लीकेशन लॉजिक हो सकता है, यानी प्रोसेस सर्वर में भी हो सकते हैं और क्लाइंट में भी। और इधर लिखा है क्लाइंट यानी यूजर इंटरफेस। यूजर के सामने इंटरफेस होता है, यानी कोई भी वेब ब्राउजर हो सकता है या फिर मॉनिटर ही समझ लो, तो उसको क्लाइंट बोलते हैं। और सर्वर जहाँ पर वो डेटा होता है जो हमको चाहिए। क्लाइंट को जो डेटा चाहिए तो उसके लिए सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर उसके बदले में रिस्पॉन्ड करता है कि ये हमारे पास है, तो उसको भेज देता है क्लाइंट के इंटरफेस पे, यानी क्लाइंट की स्क्रीन पर। यह है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यह है 2 टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब 3 टीयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, यानी त्रिस्तरीय संरचना। अ न्यू जनरेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर इम्प्लीमेंटेड टेक्स अ स्टेप फर्दर एंड एड्स अ मिडल टीयर इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर टू अचीव 3 टीयर आर्किटेक्चर। अब जैसे 2 टीयर आर्किटेक्चर में था, उसमें डेटाबेस सर्वर था और क्लाइंट यूजर इंटरफेस था, और एप्लीकेशन लॉजिक किसी में भी हो सकता था। लेकिन 3 टीयर आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन सर्वर अलग बना दिया गया, और यह डेटाबेस सर्वर और क्लाइंट यूजर इंटरफेस के बीच में एक और स्तर जुड़ गया, और ये एप्लीकेशन सर्वर का एक बीच का स्तर जुड़ गया। अब ये 3 स्तरीय आर्किटेक्चर हो गया, जिसमें क्लाइंट यूजर इंटरफेस का एक स्तर होता है जहां से सभी लोग उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और डेटाबेस सर्वर में सारा डेटा होता है, और एप्लीकेशन सर्वर क्लाइंट के द्वारा की हुई रिक्वेस्ट को समझता है, फिर डेटाबेस सर्वर में से उस डेटा को रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को, और फिर क्लाइंट उस डेटा को देख पाता है। 3 स्तरीय प्रयासों ने अलग अलग विशिष्ट संस्थानों में प्रस्तुति, प्रसंस्करण और डेटा को अलग अलग करके 2 स्तरीय योजनाओं की सीमाओं में से कुछ को खत्म किया, यानी 2 टीयर आर्किटेक्चर की कुछ रुकावटों को खत्म किया। सेपरेटिंग प्रेजेंटेशन को अलग अलग करके, यानी अब प्रेजेंटेशंस अलग अलग होती थी सबके लिए। पहले फाइल सर्वर आर्किटेक्चर था, तो उसमें एक फाइल को एक्सेस करने के लिए सारा डेटा को सर्वर से लाना पड़ता था, लेकिन अब सब अलग अलग है, जिससे यूजर का इंटरफेस और भी अच्छा हुआ, और प्रोसेसिंग यानी बिजनेस फंक्शनैलिटी भी अच्छी हुई, और डेटा को अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग करना संभव हो सका। इससे बिजनेस सिस्टम की विस्तारशीलता और बढ़ी। लेकिन अब भी 3 टीयर आर्किटेक्चर में यानी त्रिस्तरीय आर्किटेक्चर में कुछ कमियां थी, जैसे इसके क्रिटिकल फीचर्स सच एज रीयूजेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लॉजिक, कोड एंड स्केलेबिलिटी, यानी एप्लीकेशन के जो कोड से होते थे उनको रीयूज नहीं किया जा सकता था, इसलिए एन टीयर्ड आर्किटेक्चर आया। आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये 3 टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का चित्र है। इसमें एक डेटाबेस सर्वर है और एक एप्लीकेशन सर्वर है जो मिडल में है, क्लाइंट यानी यूजर इंटरफेस और डेटाबेस सर्वर के बीच में। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया भी कि क्लाइंट सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा जो एप्लीकेशन सर्वर में जाएगी, और एप्लीकेशन उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और उनको समझेगा कि कौन सा डेटा इसको चाहिए, तो वो डेटाबेस सर्वर से उसको लेगा, और जो रिक्वेस्ट क्लाइंट ने की है अगर वो डेटाबेस सर्वर में है तो वहाँ से एप्लीकेशन सर्वर उसको ला करके क्लाइंट को देगा, यानी कोई भी डाटा और इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट उससे मांग रहा होगा। अब एन टीयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं।
The three-tier architecture can be extended to n tiers when the middle tier provides connection to various types of services, integrating and coupling them to client and to each other. अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें दो एप्लीकेशन सर्वर बीच में दिखाए गए हैं, क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर के बीच में। और एप्लीकेशन सर्वर का मतलब क्या होता है कि जो क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट आई है उनका प्रोसेस करना, और अगर क्लाइंट के द्वारा जो डेटा या इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो डेटाबेस सर्वर में है तो फिर क्लाइंट को उस डेटा या इन्फॉर्मेशन को देना। पार्टीशनिंग द एप्लीकेशन लॉजिक अमंग वेरियस होस्ट कैन आल्सो क्रिएट एन एंटायर सिस्टम। अलग अलग होस्ट में विभाजित करना एंटायर सिस्टम को जन्म देता है। एनकैप्सुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट फंक्शनैलिटी इन सच अ मैनर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एडवांटेज सच एज रियूजेबिलिटी एंड दस रिलायबिलिटी। और इससे एप्लीकेशन लॉजिक की रियूजेबिलिटी संभव हो सकी, यानी अब जो एप्लीकेशन बनते थे उनको अगर अपडेट करना है तो अब उनके कोड्स को दूसरे एप्लीकेशन के जरिए रीयूज किया जा सकता था, जिससे अब बिजनेस मॉडल की रिलायबिलिटी भी बढ़ी। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि अगर एक एप्लीकेशन इन सारे कार्यों को करता है तो दूसरा एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन के कोड्स को भी रखता है, और ये क्योंकि इसमें एप्लीकेशन लॉजिक एंड टियर्ड हो सकते हैं इसलिए और भी सारे एप्लीकेशन सर्वर हो सकते हैं जो अन्य काम के लिए होंगे। और ऐसा ही नहीं है कि एप्लीकेशन सर्वर इसी काम में आता है, और ऐसा ही नहीं कि दो एप्लीकेशन सर्वर हैं तो इसमें एक सर्वर यही काम करेगा और दूसरा सर्वर जो मैंने बताया वही काम करेगा। ये दूसरा भी कार्य करते हैं, यानी क्लाइंट के ही इंस्ट्रक्शन को दोनों भी प्रोसेस कर सकते हैं, और जितने भी होंगे सारे। अब इन सब के बाद में इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर आया जो 1990 के अंत में आया है। इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर ने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को और भी विस्तारित किया। द यूजर्स एक्सेस द वेब सर्वर्स थ्रू द वेब ब्राउजर्स ऑन द क्लाइंट मशीन्स एंड ओवर द इंटरनेट। यूजर्स अब क्लाइंट मशीन में वेब सर्वर्स का एक्सेस करते थे वेब ब्राउजर्स की मदद से, और ये इंटरनेट के द्वारा होता है। दिस लेड टू वेरी थिन क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशन विच रेसाइड ऑन कॉर्पोरेट वेब सर्वर्स। अब क्लाइंट को भारी भरकम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब वेब सर्वर के आने की वजह से जितने भी एप्लीकेशन सर्वर थे और उनके डेटाबेस थे तो वहां से अब वेब सर्वर की मदद से वेब ब्राउजर में उस डेटा को दिखाया जाता था जो यूजर को चाहिए होता था, और कोई भी बिजनेस टास्क होता था वो अब यूजर वेब ब्राउजर्स में ही कर सकता था। मतलब अब उसको अब भारी भरकम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वेब एप्लीकेशन अब क्लाइंट की साइड में प्रोसेस नहीं होती थी, इसलिए क्लाइंट अब डम टर्मिनल के रूप में कार्य करता था, यानी उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होते थे और प्रोसेस सारे उसके हो भी जाते थे, वो भी बहुत आसानी से वेब सर्वर के द्वारा। तो ये अब इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर के द्वारा इसमें एडवांसमेंट हो गई थी। इसके कुछ उदाहरण वेब मेल्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ये कुछ उदाहरण हैं। ये सारी वेब एप्लीकेशंस हैं जो हम वेब ब्राउजर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, हमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब पढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज typically mean that the consumer does not own the hardware and software but still gets the desired service। इसका मतलब है कि ग्राहक का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर खुद का तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की सारी सर्विसेज पा सकते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ऑफर करती है लार्ज स्केल शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज अ सर्विस थ्रू सेल्फ सर्विस पे पर यूज एक्सेस। यानी जिस सर्विस की हमें ज़रूरत है उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, और ये बड़े स्केल पर भी होता है, और इसकी वजह से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हर जगह अब पाए जाते हैं। आल्दो इट लेवरेज रिसेंटली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ बिजनेस नॉट अ टेक्निकल ट्रेंड। ये टेक्नोलॉजी अभी अभी डेवलप हुई है, लेकिन फिर भी क्लाउड कंप्यूटिंग एक बिजनेस है, ना कि टेक्निकल ट्रेंड है। जैसे गूगल ड्राइव क्लाउड बेस्ड होता है, उसमें हम अपने किसी भी फाइल डेटा को रख सकते हैं, और अगर हमें ज़्यादा रखना है तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे, और अगर हम अपने डेटा को 1 GB या 2 GB तक रखना चाहते हैं तो उसमें फ्री में रख सकते हैं। और अगर हमें लार्ज साइज में डेटा को रखना भी है तो वो कम लागत में हम रख सकते हैं, और उस डेटा को कहीं से भी इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, और किसी भी डिवाइस के द्वारा, जैसे फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी। गूगल ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। और जैसे वेब बेस्ड ईमेल्स यानी हॉटमेल, याहू, जीमेल और इत्यादि, और जैसे चैट, AOL, MSN, ETC, ये सारे क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। इनमें हमारा डेटा इंटरनेट पर सेव रहता है और उनको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमें गतिशील और प्रभावी ढंग से अपनी डेटा को शेयर करने में सक्षम बनाती है। अब स्केलेबिलिटी, ये हमारे बढ़ते हुए वर्कलोड को हैंडल करती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे कार्य को सपोर्ट करती है, जिससे हमारे कोई भी बिजनेस टास्क आसानी से हो सकते हैं।
अब सेल्फ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग provides customer with access to IT resources through service-based offerings. The details of IT resources and their setup are transparent to the users. क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विस बेस्ड ऑफर्स के जरिए कस्टमर IT रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। पे पर यूज because cloud resources can be added and removed according to workload demand. Users pay for only what they use and are not charged when their service demand decreased. इन सब पॉइंट्स के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे और ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं इनके की बेनिफिट्स के आप इन्हें पढ़ लीजिए।